ऐतिहासिक जीत और उस जीत को दर्ज कर सत्ता में बैठने वाली आम आदमी पार्टी की अपनी सेहत अब जरा खराब होती दिख रही है। पार्टी से लगातार असंतोष की खबरें आ रही हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और एडमिरल रामदास की चिट्ठियों से पार्टी का केजरीवाल समर्थक खेमा नाराज है। 4 मार्च को पार्टी की बैठक में भूषण और योगेंद्र यादव पर कोई फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सबको हिला कर रख दिया था, लेकिन पार्टी के भीतर का लोकतंत्र ही हिला हुआ है। सत्ता संभालने के महज एक पखवाड़े के बाद ही अंदर खटपट होने लगी है। शिकायती चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और उन तमाम चिट्ठियों में निशाने पर अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली है। खासकर पार्टी में उनका एक अधिकार है, लेकिन पार्टी ने चिट्ठियों के इस चलन पर सवाल उठा दिया है। जो पिछले 2 दिनों से ये पत्र लीक करके जो कुछ भी चर्चा बाहर हो रही है, परिवार के बाहर हो रही है, उससे कार्यकर्ताओं को और हजारों लाखों वो लोग जो बड़ी उम्मीद से इस पार्टी की ओर देखते हैं, उनके बीच में हम लोगों की छवि एक मजाक सी बनती जा रही है। कार्यकर्ताओं में घोर निराशा पैदा होती है जब हमारे वरिष्ठ नेता बार बार इस तरह की कारगुजारियों को, इस प्रकार के कृत्य को करते हैं। चिट्ठी लिखने वालों में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कर्नल रामदास और दिलीप पांडे शामिल हैं। प्रशांत भूषण ने लिखा है, सीएम के पद पर रहते हुए केजरीवाल पार्टी के संयोजक का पद कैसे संभाल सकते हैं? आप व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनती जा रही है, जिसे केवल एक आदमी ही चला रहा है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि भूषण योगेंद्र यादव को आपका नया संयोजक बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों हुई पीएसी की बैठक के दौरान भी प्रशांत भूषण ने योगेंद्र यादव को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कमेटी के सदस्यों ने सिरे से खारिज कर दिया। तो हम लोग के 3 लोगों के साथ इनफॉर्मल मीटिंग थी, तो हम 3 लोग चिट्ठी को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं एडमिरल रामदास जी ने, उसको लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या उससे सहमत हैं आप? नहीं, वो तो जो एडमिरल रामदास की जो चिट्ठी है वो है, उसमें उन्होंने लिखा। आप में कलह की बड़ी वजह भूषण और योगेंद्र यादव का लिखा गया ज्वाइंट नोट है। 26 फरवरी को लिखे गए इस नोट में लोकपाल रामदास के उठाए गए सवालों का जिक्र है। रविवार को रामदास का एक खत सामने आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शीर्ष नेतृत्व में अविश्वास के चलते 2 गुट बनते जा रहे हैं। पार्टी ने साफ कर दिया कि 4 मार्च को राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की बैठक में खत लिखने वालों के बारे में फैसला लिया जाएगा। जब पार्टी के अंदर के पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक मुहिम चला के अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने का, उनको हटाने का, पार्टी की छवि को बार बार धूमिल करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह से पार्टी का काम कैसे चलेगा, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 तारीख को मिलेगी और चर्चा करेगी, और उसमें गंभीरता से चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। इस लड़ाई में पार्टी की पुरानी नेता शाजिया इल्मी ने भी केजरीवाल एंड कंपनी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। पीएसी में आने नहीं दिया, और मुझे तो सवाल पूछने का, जब भी मैं सवाल पूछती थी तो उसको डिसेंट की तरह से लिया जाता था। ना सिर्फ महिला नहीं है, लेकिन एक महिला विरोधी सोच है कि और उन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है जो यस सर नो सर करती हैं। अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाने वालों में प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण भी शामिल रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी के उम्मीदवारों पर सवाल उठाए थे, केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। अब खुद प्रशांत भूषण उनकी कार्यशैली से लेकर एकाधिकार और चंदे में मिले पैसों के खर्च को सार्वजनिक न करने पर प्रश्न पूछ रहे हैं। योगेंद्र यादव का केजरीवाल से असंतोष पुराना है। अब पार्टी के लोकपाल रामदास की नाराजगी भी सामने है। तो क्या ये आम आदमी पार्टी में बड़े तूफान की सूचना है? पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था, उन्होंने इस पर कोई भी गैस देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। मिलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं और आलोक मेहता जी जुड़ रहे हैं। शाजिया जी, उनकी अंदरूनी कलह, मौका आपके हाथ में, कुल मिलाकर ये पार्टी के अंदर की बात है, और इस तरह से गृह युद्ध कह लीजिए या फिर असंतोष कह लीजिए, इसका सामना तो हर पार्टी करती है।
जी, लेकिन ये पार्टी अपने को और पार्टियों से अलग कहती थी। ये पार्टी वॉलंटियर्स के खून पसीने से बनी है। ये पार्टी एक मूवमेंट से निकल कर आई है। ये पार्टी कहती है कि जो अभी जो प्रणाली है उसको बदलना है। ये पार्टी कहती है कि वो पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी के लिए पार्टी का अस्तित्व इसी से है। तो जाहिर सी बात है उसी पार्टी में जो विकेंद्रीकरण की बात करती है उतनी जबरदस्त तरीके से केंद्रीकरण आप देखेंगे, इस तरह की तानाशाही देखेंगे और उसके अंदर के लोग जब संस्थापक के जो सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है, बात अलग होती है। ये वही अरविंद केजरीवाल जो दुनिया भर निशाना साधते हैं औरों पर और कहते हैं कि पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और वही सवाल उठाने वाला शख्स और उसकी पूरी पार्टी में ऐसा हो रहा है। और यही वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने भी पार्टी छोड़ी और अभी मैं बीजेपी में हूं, मुझे 1-2 महीने में, लेकिन 3.5 साल मैंने अंदर पहले अन्ना हजारे मूवमेंट और फिर आम आदमी पार्टी में काम किया, बिना 1 रुपए की सब छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर, कुछ सोच के साथ कि हम लोग राजनीति को शुद्ध करेंगे, ना कि राजनीति करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था राजनीति को साफ करना है, राजनीति नहीं करनी है, राजनीति को बदलना है। ये क्या राजनीति बदली जा रही है कि वही राजनीति को और ठोस किया जा रहा है, उसी तरह की राजनीति को, वही चलत्तरबाजियों को? रामकृपाल जी, क्या राजनीति को साफ करते करते ये क्या हो रहा है? मतलब इसका तात्पर्य क्या है? प्रशांत भूषण सबकी किरदारों और शख्सियतों को भी हम देखें और फिर इस कदम पर पहुंचे तो देखिए, हकीकत ये दुनिया में है कि व्हाट इज एंड व्हाट आर टू बी। तो क्या है और क्या होता है, क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें दोनों बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ आप पार्टी का नहीं, पार्टियां जब पैदा होती हैं तो कई लोग उसके सफलता के पीछे होते हैं, कई विचार होते हैं, सब एकजुट होते हैं। ठीक है। लेकिन अंततोगत्वा पार्टी चलती तभी है जब एक आगे बढ़ जाता है, एक तानाशाह हो जाता है, बाकी सब या तो सरेंडर करते हैं या पीछे छूट जाते हैं। तो मतलब ये दूसरों से अलग नहीं है ना? सवाल ही नहीं उठता, मैं बता रहा हूं। और ये जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि अभी अचानक हुआ है, ये सब था, सरफेस पे अब आया है। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना कि जब आप कांग्रेस को देख लीजिए, 69 में क्या हुआ, कुछ दिन तक चली नेहरू के बाद, उसके बाद एक आदमी एक पार्टी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस इंडिकेट एंड सिंडिकेट बनी, कांग्रेस ONI, अंत में कांग्रेस वो समाप्त हो गई। सारे मोरारजी देसाई, नेजलिंगप्पा और उस समय चंद्रभान गुप्ता, सारे बड़े जो स्टालवर्ट्स थे, इंदिरा गांधी लेके गई। वैसे देखिए, आज की तारीख में रीजनल पार्टीज क्या हैं, सब समाजवाद से निकली हुई। लालू यादव, RJD मतलब लालू, समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम, BSP का मतलब बहन जी, ADMK का मतलब जयललिता जी। ऐसे ही आज की तारीख में ये जो लोग हैं वो साफ करना चाहते हैं कि आपका मतलब केजरीवाल है। आपका मतलब केजरीवाल है? उर्मिला जी, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को सपा, बसपा, RJD इसी तरह की पार्टियों का विकल्प बनना था तो फिर उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने एक नई कल्चर, नई पॉलिटिकल वैल्यूज की पार्टी बनाई, जो वो कहते थे और कहते रहे और अभी भी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जरूर सोचना पड़ेगा कि उनको एक बेहतरीन कांग्रेस, वे कांग्रेस जो मर रही है, जो खत्म हो रही है, उसका रिप्लेसमेंट, उसका विकल्प। और मैं कांग्रेस ये 90 के दशक और आज की कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस जो कल्चर थी, मैं 40 से लेकर के और 60-70 तक की बात कर रहा हूं। देखिए, आजादी से पहले आप याद कीजिए, सन 40 और सन 37 का दौर, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी अम्ब्रेला पार्टी थी जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, जिसमें गरम दल के भी लोग थे, जिसमें नरम दल के भी लोग थे, और एक पूरा का पूरा अम्ब्रेला था, एक पूरा का पूरा गैलेक्सी थी जो वो नेतृत्व करती थी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत है अहम का टकराव है, सबसे बड़ी समस्या है योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, और जो नेतृत्व है वो 4 भागों में विभाजित है। इसमें देखिए 4 तरह के लोग हैं इस पार्टी में। NGO से आए हुए लोग हैं, समाजवादी गुटों से जो बिल्कुल निराश हताश थे वो आए हुए लोग हैं, 90 दशक के आरक्षण विरोधी जो आंदोलन था, अभियान था, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। चौथे पत्रकार, वकील, प्रोफेशनल्स, मल्टीनेशनल्स के लोग शामिल हैं। तो ये 4 तरह के लोग एक पार्टी में आए। इनका इरादा आज भी मैं कहता हूं कि बहुत पवित्र है, और ये जो चाहते हैं एक नई कल्चर, लेकिन वो तभी बना पाएंगे जब अपने कॉन्ट्रडिक्शंस, अपने अंतर्विरोधों में एक लय कायम करें। एक ऐसी लय जो 40, 50, 60 के दशक में कांग्रेस ने लय की थी, वो इनको करना पड़ेगा। नहीं अगर करेंगे तो ये डिजनरेट वैसे ही होंगे जैसे दूसरे लोग हुए। आलोक जी, जो ये चौथे कैटेगरी
कैटेगरी जो उन्होंने बताया कि ये पत्रकार, वकील, मतलब वहां पर ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये मेरा मानना है कि कांग्रेस से इसकी तुलना नहीं हो सकती। माफ करेंगे, इसकी नींव शांति भूषण जी सबके मतलब सारा फंडिंग उन्होंने किया था अन्ना आंदोलन के समय। तो वो उनका एक अपना रिकॉर्ड रहा है, वो चाहते मेरे हिसाब से चलना चाहिए। योगेंद्र यादव जी भी मतलब चाहे चुनाव सर्वेक्षणों के जरिए, लेखन के जरिए, अपने समाजवादी मूवमेंट, लेकिन वो पूरे यूपीए सरकार में, कल मेरे पास ईमेल आया, उसमें कितनी कमेटियों में वो थे। आप शीशे के घर में बैठ के सब ये पत्थर फेंकना चाहते थे। केजरीवाल जी कितने साल छुट्टी पर रहे और आरटीआई के मूवमेंट में अरुणा राय को आज उन्होंने कभी उसके अपने रामलीला मैदान में भी नहीं बुलाया। तो ये लोग महास्वार्थी और केवल, लेकिन जनता का विकल्प नहीं था। कांग्रेस मरी पड़ी थी, उसके पास कोई स्थिति नहीं थी। बीजेपी ने किरण बेदी जी को इन्होंने भेजा, शांति भूषण जी कहते थे नहीं उसको बनाओ आप बताइए ना, बल्कि बर्बाद जो बीजेपी भी हुई किरण बेदी को ला करके हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो तबाही का है उसमें सब लोग अपना अपना खेल करना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा है, भयानक स्वार्थ है, पैसा कमाया है, जर्मनी से पैसा आया है, ऐसे लोगों के पास पैसा आया है, दूसरों से फंड इकट्ठा किया है। उन आरोपों के जवाब न शांति भूषण दे सकते हैं। 30 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो 1 लाख का बताते थे, उनके बेटे प्रशांत भूषण क्या करते, हिमाचल में एनजीओ के नाम पर करोड़ों की जमीन लेकर के बैठे। तो ये सब लोग धंधे करने वाले रहे हैं और इसलिए मेरा मानना है कि ये संघर्ष तो होना था और जल्दी हो गया, ये अच्छा है। शाजिया जी, क्यों ना कहा जाए कि बहुत महत्वाकांक्षी ये 3-4 लोग थे जिनकी वजह से अब इस तरह की परिस्थिति बनी है। छोटा सा जवाब, ब्रेक पर जाना है। तो महत्वाकांक्षी मतलब बाकी जो लोग जो अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हैं और उनकी टीम पर, वो सब महत्वाकांक्षी हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी जो है महत्वाकांक्षी नहीं है, वो देश सेवा कर रहे हैं। दुनिया जो है मौका परस्त है, महत्वाकांक्षी है, लूट मार कर रही है, लेकिन 2-4 पवित्र लोग हैं जो सिर्फ जी हुजूरी करते हैं अरविंद केजरीवाल की, और वो देश को बचाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे, बिल्कुल पाक साफ है। ये मजाक हो रहा है? मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये कोई चुटकुला कोई सुना रहा है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने न सिर्फ पार्टी के स्ट्रक्चर को बनाया है, निर्माता उसके रहे हैं, बल्कि जन लोकपाल बिल की पूरी ड्राफ्टिंग और सिर्फ फंडिंग की एक बात है जो शांति भूषण की बात की जा रही है, लेकिन कमिटीज बनाना, एक सोच को आगे बढ़ाना, लोगों को लाना, रोजमर्रा के काम को देखना, कम्युनिकेशन को देखना, रिसर्च करना, हजारों चीजें होती हैं जब एक पार्टी बनती है। मैं अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान से मौजूद हूं उसमें, और सब लोग अपनी नौकरियां छोड़ के गए, कम से कम मैं गई और मेरे से बहुत से लोग गए हुए थे। तो आप ही सोचिए, तो बड़ा आसान है कह देना, लेकिन वो लोग अब तक तो आपको ठीक लग रहे थे, अब एकदम से वो आपको स्वार्थी लगने लगे, महत्वाकांक्षी लगने लगे। यानी कि जो मेरी बात सुन रहा है वो तो बहुत ही देशभक्त है, और जरा सा उसने मेरी पारदर्शिता पे सवाल उठा लिया तो वो गद्दार हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे मापदंड। गृहयुद्ध, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है वाकई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है पार्टी में? 80 स्पेस अगर हाँ, 80 स्पेस वाई अगर हाँ, 80 स्पेस एन अगर ना, भेज दीजिए से 52424 पर। गृह युद्ध, और वो युद्ध जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में छिड़ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तो दिल्ली की जनता को डिलीवर करने का वक्त था। 5 साल आपके हाथ में, और आप कहां पर उलझे हुए हैं, यह सवाल तो पूछा ही जाएगा। लेकिन शाजिया अलमी जी, आपकी बात मैंने बीच में रोकी थी। सवाल यह है कि क्या ये सरकार को, दिल्ली सरकार को प्रभावित करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, और अगर वो ये तय करते हैं कि प्रशांत भूषण आज वाकई पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये उनकी आजादी है, वो हटा सकते हैं, चाहे वो शुरू से हो, बाद से हो, बीच में आए हो। मुझे लगता है वो खुद पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का मकसद ही था राजनीति में सफाई। और अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आरटीआई में आने की बात कर रहे हैं, या अकाउंट्स को वेबसाइट में डालने की बात कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स का जिस तरह से चयन हुआ है उसकी में पारदर्शिता हो, तो मेरे से लगता है वो पार्टी के हक में है। जो इन मूल्यों को दरकिनार कर रहा है वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे मोड़ पर कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का मकसद ही था राजनीति को शुद्ध करना, और राजनीति को शुद्ध करने और साफ करने वाली बात करने वाले 2 शख्स जो उठकर कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि ये तो बुनियाद था, ये तो आधार था आम आदमी पार्टी का, किसी और पार्टी का नहीं था। महत्वपूर्ण है रामकृपाल जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि वो कह रही है कि वो दोनों एंटी, क्योंकि लोगों की भावनाएं इस पार्टी से जुड़ी थी, आंदोलन की वजह से कई लोग जुड़े थे इससे। देखिए, मैं पहले भी कहा कि इल्मी जी जो भी कह रही हैं वो एक आदर्शवादी सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हकीकत आप देख ली, प्रैक्टिकल होता क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस धरती पर आज से नहीं, व्यक्तिगत अहंकार, ईमानदारी के अहंकार ने
जितना नुकसान पहुंचाया है उतना दूसरा नहीं। बहुत बड़ी बात ईमानदारी और सफलता के अहंकार ने, मैं अभी कुछ नाम ले लूंगा तो लोग कहेंगे उनकी तुलना उनसे कर रहे हैं, मीडिया में आजकल बड़ा चलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप कल्पना कीजिए इतिहास की उन घटनाओं को, उसमें सारे वे तमाम लोग, उनको यह था कि मैं ईमानदार हूं और मैंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, और इसी ईमानदारी अहंकार ने, और वो बीजेपी और कांग्रेस पर आज की तारीख में भी लागू होता है। गृह युद्ध, और कुल मिलाकर कहें तो ये गृह युद्ध एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द ये पूरी जंग दिख रही है आम आदमी पार्टी में। कई उंगलियां उठ रही हैं अगर अरविंद केजरीवाल पर, तो उतने ही लोग, उतने ही हाथ सामने आ रहे हैं पार्टी के अंदर से उन्हें बचाने के लिए। दिलचस्प जंग। आज जब संजय सिंह साहब बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो उन्होंने क्या कहा खास अरविंद केजरीवाल के बचाव में, जरा पहले आपको सुना देते हैं। क्या वजह है कि एक व्यक्ति को जो दिन रात पार्टी के प्रति समर्पित है, जिस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है, पिछले 8-9 महीने से दिन रात बीमारी के बावजूद, अपनी अस्वस्थता के बावजूद लगातार मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली की इतनी बड़ी जीत जिस व्यक्ति के नेतृत्व में जीती गई, और जो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने घर का एक समय का चूल्हा नहीं जला के पार्टी के लिए काम किया, उस व्यक्ति को हटाने की एक मुहिम चल रही है पिछले 6 महीने 8 महीने से। लगातार एक प्रयास चल रहा है हटाने का। कभी कोई चिट्ठी लीक की जाती है, कभी 7 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी 4 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक हो जाती है, कभी प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हो जाती है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्या देश के वो हजारों लाखों कार्यकर्ता जो अपना सब कुछ खून पसीना बहा के इस पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं? तो सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले जरा आपकी राय भी बता दें, जो सवाल हमने पूछा था आपसे, क्या आपको लगता है ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है? इसमें अभी तक जो नतीजा है 53% कहते हैं कि हाँ ये साजिश हो रही, जबकि 47% कहते हैं नहीं ये साजिश नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी ये कहा जा सकता है कि हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय बटी हुई दिखाई दे रही है। शाजिया इल्मी जी, ये एक अरविंद केजरीवाल, सारे उन्हीं के दुश्मन पड़े हुए हैं। उंगलियां जितनी उठती हैं तो उतने सारे हाथ भी पार्टी की तरफ से बचाव में आते हैं। ये अरविंद केजरीवाल अपने आप में, उनको डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उनके पूरे संघर्ष को अगर शुरुआती दिनों से देखें तो जो लोग उनको जानते हैं दूर से, पास से, करीब से, हर कोई समझने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वाकई उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है जैसा संजय सिंह साहब कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है इसका विपरीत हो रहा है। मुझे लगता है और लोग जो उनकी सोच और उनकी चौकड़ी जो है उसके खिलाफ बोलते हैं, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है अपनी आवाज उठाने के लिए। जो लोग पार्टी में जैसे स्वराज और विकेंद्रीकरण की बात को उठा रहे हैं, जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं आपसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को देखिए, आम आदमी पार्टी के लीडर्स को देखिए, तो बाकी जो लोग अरविंद के हक में बोल रहे हैं इस वक्त, वो लोग हैं जो जी हुजूरी की वजह से वहां हैं। अगर आप प्रशांत भूषण, आप उनके व्यू से सहमत हो या ना हो, या योगेंद्र यादव के व्यू से सहमत हो या ना हो, अगर आप इनका कद देखिए और इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, तो ये अपने आप में लीडर्स हैं, और इनको जी हुजूरी या किसी के रहमो करम के वजह से वहां नहीं लाया गया है। तो मुझे लगता है इस तरह से एक स्थिति बनाई गई है कि अगर जी हुजूरी कोई करता है तो उसको प्रमोट किया जाता है, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, प्रशांत जी, योगेंद्र यादव या कोई भी शख्स जो सवाल उठा रहा है। तो मुझे लगता है इसका ऑपोजिट हो रहा है। ये जो एडमिरल, ठीक है, ये बात आपकी सुन ली हमने, सबसे प्रतिक्रिया लेंगे। ये एडमिरल रामदास जो कह रहे हैं बॉयज क्लब है, क्योंकि हम आंकड़े दिखा रहे हैं हर पार्टी का, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कितना वुमेन रिप्रेजेंटेशन रहा है, या तो एनएसी में कितना रहा है, जो उनका पॉलिटिकल पीएसी माफ कीजिएगा उसमें कितना है, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कितने हैं, सिर्फ एक है आतिशी मार्लिना। लड़कियों का क्या रिप्रेजेंटेशन है उनकी पार्टी में, कितने कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं, ये ग्राफिक्स हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या वाकई बॉयज क्लब है? क्योंकि आप तो करीब से देख चुके हैं। नहीं, पूरी तरह से बॉयज क्लब है, और सिर्फ बहुत से मेन होते हैं जो बहुत जेंडर सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन एक महिला विरोधी सोच भी है। और जब भी कोशिश की गई, कभी महिलाओं के, जैसे निर्भया के बाद बहुत से आंदोलन हुए, तो मैं भी निर्भया के बाद जब बहुत सारे आंदोलन हुए, तो किसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल होता था स्टेज पर, और महिलाएं दिखती भी नहीं थी। तो एक आध बार मैंने भी कोशिश की कि बात वो संवेदनशीलता से रखी जाए, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही थी, मुझे लगा मैं उस बात को ठीक से कह सकती हूँ।
तो माइक छीन लिया जाता था। एक मनीष सिसोदिया और उनके लोग छीन लेते थे माइक, और जो महिलाएं यस सर नो सर करती थी उनको कभी कभार मौका दिया जाता था। तो एक महिला विरोधी सोच है। अगर कहा भी जाता था कि ये सारे जो चूड़ियां पहनकर ना बैठो, इस तरह के स्लोगन ना यूज करे जाएं, या हमेशा औरतों को सिर्फ माँ बहन के तौर पर ना देखा जाए, एक साथी के तौर पर देखा जाए, आंदोलनकारी के तौर पर, तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। तो एक बहुत ही एक बॉयज क्लब की तरह से है। उर्मिलेश जी, ये तो हमने भी देखा है, चूड़ियां लेके PHQ गए थे, चूड़ी को आपने कमजोरी का प्रतीक बना दिया और कहते हैं आप विद्वान हैं सारे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अपने देश में इस तरह के जो मुहावरे हैं उसमें जेंडर बायस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि मीडिया में भी वो झलकती है, न सिर्फ पॉलिटिशियंस की भाषा में। मैं तो न्यूज रूम में देखता रहा हूं, मैं इतने वर्षों से पत्रकार हूं, वो हमारे सर में, हमारे दिमाग में, हमारे अवचेतन में वो जेंडर बायस है, इसमें कोई दो नहीं। गालियों को देख लीजिए, जितनी गालियां अपने समाज में यूज की जाती हैं वो सारी महिलाओं के खिलाफ टारगेटेड है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, जो सभी मित्र जो कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी फॉर्मेटिव स्टेज की पार्टी अभी है, और इतने कम दिनों में इतनी सारी समस्याओं में गिर गई है, खासकर सत्ता में आने के बाद से। ये वाकई उसके लिए चिंता की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनको फिलहाल जो आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति है, नेतृत्व का प्रश्न है, आइडियोलॉजिकल एक फॉर्मुलेशंस का प्रश्न है, कई मुद्दों पर इस पार्टी के पास कोहेरेंस नहीं है। तो एक मौका था जब सत्ता में आने के बाद पहुंचते हैं ना उर्मिलेश जी, एक विस्तार और कंसल्टेशन, आप ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी घिर गए हैं, परेशानियों में घिर गए। परेशानी की वजह कौन है? अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं किसी एक, देखिए मैं बिल्कुल शाजिया इल्मी कह सकती हैं वो अपनी बात अपने ढंग से। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं मानता हूं कि इस पार्टी की समस्याएं जो केवल एक इंडिविजुअल की नहीं है, तानाशाही दिक्कत नहीं है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पार्टी में वो उसके डीएनए में ये सारी चीजें इनहेरेंट हैं। क्योंकि जब तक आप पार्टी स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग जो है क्लियर नहीं करेंगे, ये समस्याएं बनी रहेंगी। तरह तरह के लोग शामिल हुए हैं। जैसे देखिए, मैं क्यों कांग्रेस से तुलना कर रहा था, आज की तारीख में मैं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक राजनीतिक स्तर पर पूरे देश में रिक्तता है, एक सोशल डेमोक्रेटिक, एक सेक्युलर फॉर्मेशन की पार्टी की। कांग्रेस खत्म हो रही है धीरे धीरे, वो फिर से उभर जाए अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, सेक्युलर का सर्टिफिकेट दे दिया, आम आदमी पार्टी को अगर अपना एक जगह बनाना था तो उसे एक बेहतर कांग्रेस बनना चाहिए। नहीं अगर बनेगी तो वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। आप जो कह रही हैं अंजना जी, सबसे बड़ी बात है अपनी विफलताओं को छुपा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं इस बहाने से कि देखो ये मुझे काम नहीं करने दे रहे, ये पार्टी में ये चाहते हैं, ये भी उनका एक बहाना है। योगेंद्र यादव राष्ट्रीय स्तर पर मान लो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, पार्टी का नेतृत्व संभालना चाहते हैं, एक अहंकार। और दूसरा जो आप नहीं डिलीवर कर रहे हैं, देखिए ये जनता के साथ धोखा है। मैं ये कह रहा हूं, वो जैसे कहते थे कि भाई बीजेपी धोखा दे रही है या मोदी जी वायदे पूरे नहीं कर रहे, अरविंद केजरीवाल जी ने जो वायदे किए हैं वो जानते हैं, वो इस प्रपंच में, और ये सही माने में ये कहना कि राजनीति के अलग हट करके नहीं है। जब उन्होंने पार्टी बनाई, जैसा मैंने कहा, अरुणा राय को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया, रामदेव को धोखा दिया, प्रशांत भूषण, मैंने सबको धोखा देकर अरविंद केजरीवाल जनता को धोखा देना चाहते। तो अब ये कहेंगे देखिए ये लोग मुझे करना नहीं चाहते, हमारी पार्टी में देखिए उनके जितने लोग बोल रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि देखिए ये लोग पार्टी को बड़ा, उससे छवि खराब हो रही है, हम काम नहीं कर रहे। भाई आप उन सबको साथ लेके क्या केजरीवाल उनको नेतृत्व सौंप देते, आनंद कुमार को सौंप देते? आनंद कुमार सबसे सीनियर उनमें से हैं, हमने पिछली बार भी कहा था। जानबूझकर ये कहा जा रहा है आप दो पोजीशंस को रख रहे हैं, आपको पता है कि आवाज आएगी इसके खिलाफ? अंजना जी, उर्मिलेश जी जो बात कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन में हूं। एक बहुत आदर्शवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, काश ऐसा होता। हम सब लोग जो थोड़ा भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक स्वार्थी भी हैं, लेकिन एक समुन्नत समाज चाहते हैं। इंसान स्वार्थी होता है लेकिन ईश्वर के सामने ही झुकता है, क्योंकि उसके मन में एक होता है कि कोई आइडियलिज्म को हमेशा देखता है। वो एक अलग बात है। मैं अगर ये कहूं कि मैं रियलिटी आपको बताऊं, हमेशा एक चीज जान लीजिए, बहस होती है कमरे में, एकेडमिक बहस, सड़क पे सफलता मिलती है जुनून से। जुनून में तर्क नहीं होता है। जो केजरीवाल ने एक, मैं कहूंगा कि बीजेपी के कुछ गलत फैसलों के चलते या अहंकार के चलते केजरीवाल बेचारा बन गया। जो अखाड़े में बेचारा है, फिर कोई तर्क बुद्धि काम नहीं देती। इस समय की तारीख में अभी वो बेचारा वाली अरविंद केजरीवाल की छवि गई नहीं है।
लेकिन हम पूछेंगे ना कि आपको एक महिला नहीं मिली पूरी पार्टी में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये हम पूछेंगे ना। नहीं बिल्कुल, आप बेचारा बने, कुछ बने, आप जीत कर आए हैं, एक पत्रकार आपसे पूछेगा कि आपको महिला क्यों नहीं मिलती अपनी पार्टी। आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही है, सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जो हालात ये है, मैं आगे कहने जा रहा हूं, कुछ जो कई बार ग्लिसरीन के आंसू लगाए जाते हैं, जो पर्दे पर दिखते हैं ना, उससे पूरे हाल में बैठे लोग रोने लगते हैं। उनको ये पता भी होता है कि ग्लिसरीन का आंसू है, फिर भी उस पर भावुक हो जाते हैं। कई बार जो है ये सारों को इंपोर्ट किया जाता है, ऐसी शक्ल बनाई जाती है कि देखो सब बड़े बड़े लोगों ने, बेचारा अभी आया नहीं, 50 दिन भी नहीं हुए, पिछली बार तरह हमला बोलना शुरू कर दिया। और वो है ना कि क्या कीजिए जब खुद अपनों में बेगाने ही शामिल हों। तो अब होगा क्या कि इस लड़ाई में तर्क वितर्क अलग होगा। जैसा अभी आपने देखा ना, 53% कह रहे हैं साजिश हो रही है, 47% कह रहे हैं नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चीज अभी है, इट्स टू अर्ली, और चूंकि इतनी जल्दी ये चीजें हो रही हैं, और मैं कहता था कि अंदर से थी, होना ही था। और जब भी कोई सफलता किसी के लगती है, सफलता का श्रेय कहने के लिए कई लोग मांगते हैं, उसमें 90% श्रेय एक आदमी कहता है कि ये तो मैं था, वो मैं आया हुआ है, और ये मैं और तुम की लड़ाई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये कह रहे हैं राम कृपाल जी, जो एक बात कह रहे हैं, देखिए एक और प्रश्न है, जैसे ये एक लड़ाई ये भी है, ये दिल्ली तक केवल अभी केंद्रित रखें या बाहर भी ले जाएं। पिछले लोकसभा चुनाव में जो इतनी सारी सीटों पर लड़े, उस विफलता से कुछ लोगों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि पार्टी को बाहर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि पंजाब में जो हालात अभी हैं आज की तारीख में, मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर देखता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी विकल्प बन सकती है, तो वहां चुनाव क्यों न लड़े, हिमाचल में, गोवा में क्यों न लड़े। हाँ, बिहार यूपी में अभी मुश्किल है। चर्चा को आगे लिए चलेंगे। अब इस बहस को देखते देखते हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय पलट गई है। जी हाँ, अब 49% कहते हैं कि हाँ साजिश है, और 51% कहते हैं नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं है। अगर साजिश नहीं है तो फिर शाज़िया इल्मी जी, क्या हो रहा है ये आम आदमी पार्टी में, और क्यों आपको लगता है कि ये दिल्ली की जनता के लिए बुरी खबर है? जी, मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए बुरी खबर है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कुछ सोचकर आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा किया। और उस भरोसे का मतलब ये नहीं था कि ये एक और पार्टी है, उसका मतलब था कि ये पार्टी वाकई में बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन में यकीन करती है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को लगेगा कि व्यवस्था परिवर्तन तो छोड़िए, उसी व्यवस्था को और तटस्थ करने के लिए ये पार्टी है, और इस पार्टी और पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ महत्वाकांक्षी लोगों को सत्ता में आने के लिए कुछ भी इस चीज का इस्तेमाल करने का तरीका था, जो कि देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देशभक्ति, देश प्रेम का शब्दों का बड़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख है, जिसके चलते लोगों ने एक बहुत बड़े आंदोलन का इस्तेमाल करके वो अब सत्ता में काबिज हैं, जो कि बहुत बड़ा खिलवाड़ है दिल्ली की जनता के साथ। ठीक है, महत्वाकांक्षाओं का अंबार जैसा वो कह रही, छोटा छोटा कमेंट। नहीं बिल्कुल है, और देखिए लेकिन हम दूसरे रूप में इसको देख रहे हैं। वो हमारा ये मानना है कि भाई दूसरी स्टेट्स में या दूसरे हलकों में जो लोग इस पार्टी में आए हैं, बड़े चमकदार लोग भी आए हैं, कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई बैंकर, कोई आंदोलनकारी, कोई एकेडमिशियन, वो लोग अपने अपने इलाकों में काम करते हुए मुझे लगता है वहां के भी केजरीवाल बनना चाहते हैं, हर इलाके के अलग अलग केजरीवाल। लेकिन जो केजरीवाल साहब के इर्द गिर्द लोग हैं, उनके दिमाग में होगा कि एक ही केजरीवाल रहे, ये छोटे छोटे केजरीवाल क्यों हों। तो ये जो एक महत्वाकांक्षाओं का टकराव है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ये बेसिक पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उसको हल न कर पा रही। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना से लेते लेते मैं भी केजरीवाल, क्या हो गया ये? मैं सिर्फ 3 वाक्य बोलूंगा 3 मुद्दों पर। एक वाक्य यह है, रघुवीर सहाय की एक बहुत अच्छी लाइन है कि व्यवस्था की विकृतियों से समझौता कुर्सी पर बैठने की पहली शर्त है। व्यवस्था जन विकृतियों से सहअस्तित्व सत्ता की अनिवार्यता है, उनकी लाइन ये थी। दूसरा जो वाक्य है, ये सारा झगड़ा ये है कि ठीक है, सत्ता और संगठन दोनों पर एक व्यक्ति नहीं, आप सत्ता ले लो, आप संगठन हमें छोड़ दो, आप दिल्ली ले लो, बाकी देश हमें विचरने के लिए छोड़ो। ये लड़ाई ये है। और तीसरी एक बात कहूं, लड़ाई से ये निकल रहा है। और तीसरी एक बात कहूं, जो चूड़ियों वाली आपने बात कही थी, मैं एक वाक्य आपको बताऊं, मैं जेपी मूवमेंट में जुड़ा हुआ था। जयप्रकाश जी ने उस समय कहा था संपूर्ण क्रांति, हर चीज को तोड़ दो, जितने समाज के पारंपरिक चीजें हैं तोड़ो, जनेऊ तोड़ो सब। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी बनी, रामनाथ गोयनका के यहाँ एक शादी हुई जिसको जेपी जी की बेटी थी, उन्होंने गोद लिया हुआ था, जानकी बहन, उन्होंने किया, कन्यादान किया। और एक आचार्य राममूर्ति ने मुझसे, खुद एक व्यक्तिगत बात है, उन्होंने कहा देखा संपूर्ण क्रांति के बाद भी कन्यादान की वस्तु हुई ना,
जल्दी से आलोक जी, एक लाइन। देखिए मुझे तो लगता है कि ये कोई नक्सली के साथ है, कोई जो है वो बीजेपी के साथ अभी भी चैनल खोले हुए है, कोई स्वार्थों के साथ कविता के बल पर पे करोड़ों रुपए की बात सोचते हैं। तो तक स्वार्थों और अहंकार का ये झगड़ा है। हाँ। और इसलिए गृह युद्ध जो आपने शीर्षक दिया, सही बात यह है कि दिल्ली की जनता के साथ बहुत ही अन्याय, अत्याचार और दुखद है। ये गृह युद्ध है और अगर इस युद्ध के अंगारे दिल्ली की जनता तक पहुंचते हैं और उनको वो वादे पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो मुश्किल में यही पार्टी बनेगी, क्योंकि आप विकल्प, आदर्श, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जनता परख रही है, उधर भी ध्यान दीजिए।